दोस्तों, मैं एसएस क्लास में स्वागत करता हूं। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आया हूं जो फिजिक्स का जो मेरा सीरीज चल रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए जो इस चैप्टर का नाम है प्रकाश। जो कौन सा चल रहा है चैप्टर? प्रकाश चैप्टर है। यही चैप्टर आज हम देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि प्रकाश में क्या क्या चैप्टर के बारे में समझेंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रवर्तन के दो नियम, पारदर्शक, अपारदर्शक, ये सब चीज के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रकाश क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको बन के आता है कि प्रकाश क्या है। तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। प्रकाश किस रूप में संचरित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है और इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है और प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश का रंग किस पर निश्चित करता है? प्रकाश का रंग किस पर निश्चित करता है? तो तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का रंग किस पर निश्चित करता है? तरंगदैर्ध्य पर। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत का गुण क्या है? दोस्तों एक चीज बता दें कि वीडियो जो है पार्ट 1 है। कौन सा है? पार्ट 1 है। जो हम बात कर रहे हैं प्रकाश का, ये वीडियो है पार्ट 1। तो दिमाग डाल लीजिएगा, पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 दो वीडियो बनेगा, ये पार्ट 1 चला रहे हैं। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांतों का गुण क्या है? जो प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनके सिद्धांत में कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना। प्रकाश का सीधी रेखा में गमन करना किसके गुण कारण? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग के कारण। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण तथा प्रकाश का ध्रुवण, ये सब का है विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश का गुण है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रम्पटन सिद्धांत। प्रकाश का विद्युत प्रभाव और क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसने किया है? तो आइंस्टीन ने किया है। किसके द्वारा? आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछेगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? तो आइंस्टीन के प्रकाश फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो जो आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था प्रकाश के फोटोन सिद्धांत, उसी पर प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रम्पटन सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत क्या होता है? तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत ये होता है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे कणों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है? तो प्रकाश में दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है? दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि तरंग और कुछ कण होते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक रोमर ने किया था और इन्हीं को फिजिक्स का इनको नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश की गणना के लिए, जिसे रोमन प्रभाव भी कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग की गणना सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय वैज्ञानिक रोमर ने किया था। प्रकाश में कैसी प्रकृति होती है? तो दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश का रंग किस पर निश्चित करता है? तो तरंगदैर्ध्य पर निश्चित करता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होता है। अब आता है वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? वायु या निर्वात। कहीं पर निर्वात भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात यहाँ पर हो जाएगा।
वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कितना? तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक या वायु में होता है, दोनों का मतलब है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करता है? तो माध्यम के अपवर्तनांक को म्यू द्वारा सूचित करते हैं, पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होता है, यानी अपवर्तनांक बराबर c/u होता है। अपवर्तनांक बराबर c/u। c क्या है? माध्यम प्रकाश की चाल, और u क्या है? माध्यम प्रकाश की चाल, और c है निर्वात में प्रकाश की चाल। यानी अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में निर्वात में प्रकाश की चाल। प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन का समय कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड, या कहीं पर दे देता 8 मिनट 15 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड, इस तरह करके आपको देता है। कहीं लगभग में 8 मिनट भी दे देता है, इसको ध्यान में देखेंगे। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड का समय लगता है, जबकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय 8 मिनट 16.6 सेकेंड। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश 1.28 सेकेंड, कहने का मतलब 1 मिनट 28 सेकेंड लगता है। 1 मिनट 28 सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल 1.96 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नाइलॉन में प्रकाश की चाल रॉक साल्ट और नाइलॉन में दोनों में सेम होता है प्रकाश की चाल 1.96 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। प्रदीप्त वस्तुएं क्या कहलाती है? वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया। अब प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिस पर प्रकाश डालने पर दिखाई देता है, जैसे मेज हो गया, कुर्सी हो गया। पारदर्शक क्या होता है? वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है उसे हम पारदर्शक कहते हैं। वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें गुजर जाती है, निकल जाती है, उसे हम पारदर्शक कहते हैं। जैसे जल हो गया, कांच हो गया। अर्ध पारदर्शक क्या होता है? कुछ वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, यानी बच जाता है, उसे हम अर्ध पारदर्शक कहते हैं। अर्ध पारदर्शक किसे कहते हैं? अर्ध पारदर्शक कुछ वस्तुएं जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने से कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, उसे हम अर्ध पारदर्शक कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, उस पर देखते हैं तो आधा भाग दिखाई देता है और आधा नहीं। अपारदर्शक वस्तुएं जिनमें
होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती है, उसे हम अपारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे धातु। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर कैसा रंग में दिखाई देगा? तो हरा रंग में। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाएगा तो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश की अवरोध के किनारे थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश की अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। अब आता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ। प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिनमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा कुछ अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं और इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैंगनी रंग किस रंग का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? किस रंग का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है? तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक बैंगनी रंग का, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का? लाल रंग का। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन कारण। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं? दो हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण अपतन बिंदु पर अविलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम यह था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बात करते हैं अब समतल दर्पण के बारे में देखेंगे। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर कहीं पे देता है या समतल दर्पण से परावर्तन। प्लेन मिरर से परिवर्तन या समतल दर्पण से परिवर्तन कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। यानी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो जितना दूरी पर दर्पण रखा है उतना ही दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, उतना ही दूरी पर उसके पीछे प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण प्रतिबिंब पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर, काल्पनिक बनेगा वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर तथा पार्श्व उल्टा बनता है। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितना चाल से बनेगा? 2v चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। यानी समतल दर्पण क्या होता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर
पार्श्व उल्टा बनता है। कोई भी समतल दर्पण व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से चलेगा, तो 2v से बनता हुआ प्रतीत होगा। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, कितना डिग्री, थीटा डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, तो परावर्तित किरण कितना डिग्री थीटा से घूमेगी, तो 2 थीटा डिग्री से घूम जाती है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण में वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। दो समतल दर्पण में यदि 360 डिग्री बटा में थीटा एक संख्या कैसा इवन नंबर सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थिति के लिए n बराबर 360 डिग्री बटा में थीटा -1 करेंगे। दो समतल दर्पण में अगर विषम आ जाएगा प्रतिबिंब की संख्या तो आंसर वही होगा, अगर सम आएगा तो -1 कर देंगे। जैसे 90 डिग्री पे झुके दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो 360 बटा में 90, 4 में से घटेगा 3, यानी विषम हमेशा ही समतल दर्पण प्रतिबिंब की संख्या बनता है। 40 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पण के बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो 360 बटा में 40, 9 बार कट गया, 9 विषम संख्या है तो विषम प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण बनता है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण को बोलते हैं, कहीं लिख देता है कॉन्केव मिरर। तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन में जिसकी तरफ उठा हुआ प्रतीत होता है उसे अवतल दर्पण करते हैं। यानी इसका डेफिनेशन हमें नहीं याद करना। अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, दाढ़ी बनाने में या हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। या हजामती मिरर में किस दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आंख, कान तथा नाक के डॉक्टरों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण। डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है, तो अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में अवतल दर्पण का, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का। आंख, कान तथा नाक के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। परावर्तक दूरबीन में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण परावर्तक दूरबीन में। अब बात हम अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ पर वस्तु रहेगा उसको पार्ट 2 वाला वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस स्थिति में फोकस पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये सब चीज हम अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब और वस्तु की अवस्थाएं हैं पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। अब उत्तल दर्पण को कहीं लिख देता है कन्वेक्स मिरर का उपयोग। इसका उपयोग गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे की दृश्य यानी पश्य दृश्य को देखने में किया जाता है। गाड़ी के पीछे की दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। या साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। सोडियम परावर्तक लैंप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। अब फिर उत्तल दर्पण का स्थिति ये सब पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि उत्तल दर्पण में यहाँ पर वस्तु रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, काल्पनिक बनेगा या उल्टा या वास्तविक बनेगा। ये सब सारा चीज हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। आवर्धन क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु बिंब की ऊंचाई को
के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से सूचित करते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई v और वस्तु की ऊंचाई u। तो दोस्तों आज के लिए यहीं पर। अगर दोस्तों आप लोग को अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और इसमें कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और इसमें कुछ समस्याएं होगी तो उसको सुधार किया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में प्रकाश का। तब तक के लिए धन्यवाद।